हेलो बच्चों, आज से हम लोग एमसीक्यूज़ की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये नहीं कि खाली एमसीक्यू ही पाओगे, आप साथ में थ्योरी भी पाओगे और थ्योरी के साथ एमसीक्यूज़ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और हर चैप्टर, यानी आज हम चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से कक्षा 10 के गणित के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट्स हैं, जितने ज़्यादा पेपर में आते हैं या अब तक आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समझ लीजिए और साथ में थ्योरी भी रहेगी। और अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बाद में बता दोगे, तो अगले वीडियो में उस चीज़ को फिर से डिफाइन कर दिया जाएगा। और इस तरीके से आप 20 में 20 नंबर पा सकते हो और डेली पढ़िए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या, अर्थात परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। p/q का मतलब होता है भिन्न के रूप में। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में हम दर्शा दें तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें कंडीशन ये होती है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो हर होता है, जैसे ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो जो हर होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस संख्या को, जैसे मान लो हमने कोई 5 लिख दिया, उसको बटे में 0 लिख दिया, तो 0 से जब किसी को भाग करते हैं तो उसका उत्तर क्या आता है? अपरिभाषित हो जाता है, जिसे हम इस तरीके से अनंत से दर्शा देते हैं। अपरिभाषित क्यों होता है? क्योंकि 0 से जब भी भाग करोगे तो वो उसकी भाग पूरी नहीं होती है। इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी p को अगर हम q से विभाजित करते हैं तो भाग करते समय कुछ कंडीशंस आती हैं। एक होता है शांत, एक होता है अशांत, एक होता है आवर्ती। तो ये शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है और आवर्ती क्या होता है? यानी किसी संख्या को, जैसे हमने अगर 5 बटे यहाँ पर 10 लिख लिया मान लो, अब अगर इसको भाग करना है, या सपोज दैट अभी तो ये कट जाएगा तो 1/2 ही लिख लेते हैं। अब अगर हम इसको भाग कर रहे हैं 2 से तो कितना आएगा? 0.5। अब 0.5 आया तो इसका मतलब ये पूरा कट गया, पूरा कट गया, तो ये क्या हो गया? शांत। ठीक, क्या हो गया? ये शांत। और अभी अगर ये मान लो हम यहाँ पर क्या लिखे होते? 1/3, और 3 से इसको डिवाइड करते तो कितना आता? 0.133, इस तरीके से आता। या हम 100 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा कितना आता है? 33.33 करके ये आता रहता, कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या है? अशांत। लेकिन अशांत के साथ क्या देख रहे हैं हम? आवर्ती। आवर्ती यानी कि दोहरा रहा है, बार बार क्या हो रहा है? दोहरा रहा है ना। जैसे कि अभी हमने जैसे 1/7 लिख लिया। अब 1/7 में क्या है? अगर हम 7 से इसको भाग करते हैं तो हमारी जो भाग आएगी वो 14285 करके आएगी। और जब इतनी भाग आ जाएगी तो इसके बाद क्या होगा? फिर से जब आगे बढ़ाएंगे तो इसके फिर से अंक वही आने लगेंगे। तो यानी कि ये भी क्या हो गई? आवर्ती। वो अलग बात है, कोई 1-1 डिजिट की आवर्ती होती है, कोई 2-2 डिजिट की होती है, कोई कैसे भी होती है। जैसे मान लो अभी 17/6 को अगर भाग कर रहे हैं तो इसका आ जाएगा 2.83। अब ये 3 बार आता रहेगा, तो जो बार आता रहेगा उसके ऊपर ये निशान लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं। तो यानी हमारे पास ये जो संख्याएं बन रही हैं, सभी ये जो संख्याएं बन रही हैं ये सभी क्या कहलाएंगी? परिमेय कहलाएंगी। यानी जो भाग करें और पूरी कट जाए तो हो गई शांत, पूरी ना कटे तो वो अशांत हो सकती है। और अशांत में 2 कंडीशन हो सकती हैं। अशांत यानी कि हो सकता कभी ना कटे, लेकिन जिसे इतना कटने के बाद दोहरा जाएगी, कहीं ना कहीं वो दोहराएगी। तो इस तरीके से जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी या तो शांत होती हैं या अशांत होती हैं या आवर्ती होती हैं। कई बार ये पेपर में आ चुका है कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, विकल्प में आया है, तो आप क्या बताओगे? परिमेय संख्याएं शांत होती हैं, अशांत होती है, आवर्ती होती हैं। ठीक, जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अगर अपरिमेय संख्या की बात करी जाए तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है? जब भी भाग करोगे तो वो पूरा विभाजित नहीं होगा, और यानी जब भाग करोगे तो वो जाता रहेगा, कभी जो है दोहराएगा नहीं। जैसे मान लो √2 लिख लिया हमने। अब √2 का मान क्या होता है? 1.414, ऐसा मान लिया गया है।
ठीक, कि इसका मान होता है, लेकिन ये अभी कभी क्या ख़त्म होगा, ये ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे मान लो कहीं हमने लिख दिया √2 तो सॉरी 3 लिख दिया तो उसका मान 1.732 होता है, तो इतना मान लिया गया है, बाकी ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी मतलब ख़त्म नहीं होगा। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे 0.0 या 1, फिर इस तरीके 100, इस तरीके से फिर 2 0, फिर ये इस तरीके से संख्या बढ़ रही है। ठीक, ये इस तरीके से बढ़ रही है कुल मिला करके। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये 10 आया, फिर 100 आया, ठीक, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया। तो ऐसे डिजिट बार बार दोहरा नहीं रही है, लगने देखने में तो एक जैसा लग रही, 10 है 100 है, दोहरा नहीं रही। तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। क्या कहेंगे, अशांत माने कभी ख़त्म नहीं होगा। अशांत माने क्या होता है, शांत का मतलब होता है जो भाग खत्म हो जाए। ठीक, शांत का मतलब जो भाग खत्म हो जाए, और अशांत का मतलब क्या हो गया, जो भाग कभी समाप्त ना हो। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हम भाग, ये कभी समाप्त नहीं होगी। तो ऐसी भाग को क्या कहेंगे, अशांत, अशांत अनावर्ती। और इन संख्याओं को ही अपरिमेय कहा जाता है। तो जब भी ऐसे डॉट डॉट लगा हो तो समझ लो अपरिमेय है। अभी संख्या मान लो कैसी भी लिख दें, 2 3 4 ऐसे लिख दें, और डॉट डॉट अगर लगा दें, लगा दिया तो ये हो गई अपरिमेय। और अगर हमने डॉट डॉट नहीं लगाया, मान लो 2 3 4 इतने पड़ा रखा, तो ये क्या हो गई, परिमेय। यानी परिमेय को हम दर्शा सकते हैं इनको भिन्न के रूप में। अभी इसे पॉइंट काटो, ठीक, अगर हम यहाँ पर लिख लें 2.34, और यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट काटेंगे, 1 बढ़ाएंगे, ठीक, 0 लगा देंगे। कितने 0 लग जाएंगे, 3 डिजिट हैं, 3 लग जाएंगे। तो अर्थात इस तरीके से ये 234/1000 हमारे पास जो संख्या बन गई, तो ये क्या बन गई, परिमेय। यानी जिन संख्याओं को, ठीक है, भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय। और जिनको नहीं लिख सकते वो क्या होगी, अपरिमेय। और परिमेय में क्या होता है, शांत, अशांत और आवर्ती कहते हैं, और परिमेय को केवल जो है अशांत और अनावर्ती कहते हैं। ठीक, तो यानी कि अपरिमेय को अशांत और अनावर्ती कहते हैं। अब जैसे मान लो कह दिया जाए कि पाई है, तो पाई क्या है, तो पाई एक क्या है, सिंबल है। इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, वैल्यू आप लोग कहते हो कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो ये मान लिया गया है। 22/7 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वृत्त है तो उसकी जो सरकमफ्रेंस परिधि हुई वो 22 होगी, तब उस कंडीशन में व्यास कितना होगा, 7 होगा। तो व्यास और परिधि का जो अनुपात है उसको 22/7 माना जाएगा, और उसका सिंबल मान लिया गया है पाई। तो इसका मतलब ये नहीं कि पाई का मान 22/7 है, मान लिया गया है कि ये सिंबल है, पाई है, बस। ठीक, तो पाई क्या है, सिंबल है, इसलिए क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो पाई कहीं पर आए तो अपरिमेय कहोगे। जबकि 22/7 क्या कह दोगे, जैसे अगर हम 22/7 की अगर बात कर लें तो 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परिमेय, केवल अगर 22/7 आता है। ठीक, 22/7 आए तो परिमेय, जबकि इसकी वैल्यू है 22/7 की वैल्यू कितनी है, पाई, ऐसा तुम मानते हो, लेकिन अगर खाली पाई लिखा देख लोगे तो क्या कहोगे, अपरिमेय। ठीक है, अब अगर आप इसको जो है इसके सामने अगर ये लिखा देख लोगे 22/7 तो इसकी वैल्यू हो गई, लेकिन केवल 22/7 कहोगे तो क्या कहोगे, ये आपकी केवल 22/7 क्या हो गई, परिमेय, और केवल पाई हो क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको इसमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया है। आगे चलते हैं। दशमलव के प्रसार, यानी दशमलव के प्रसार क्या होते हैं। तो दशमलव प्रसार अभी हमने बताया, एक दशमलव प्रसार होता है शांत, एक होता है अशांत। ठीक, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत का मतलब जब भाग करो कट जाए, कितना भी कटे, 4 दर्जे बाद, 10 दर्जे बाद, कहीं भी पूरा पूरा कट जाए तो उसको क्या कहेंगे, शांत। जैसे हमने क्या लिखा, अगर अभी 1/7 लिखा था, उसकी वैल्यू कुछ लिखी थी ना, तो उसके बाद बार आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये शांत है। ठीक, अब अशांत का मतलब क्या होता है, कहीं कटे ही ना, दोबारा दोहराए ही ना। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, शांत का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिख दिया 1/5। ठीक, तो 5 से काटा सीधे 2 आया, ये क्या हो गया, शांत। अभी लिख दिया अगर 1/3, 3 से काटा, अब ये कभी नहीं कटेगा, तो ये हो गया अशांत। ठीक है, तो यानी अशांत का मतलब क्या है, कभी ना पूरा हो,
अर्थात दोहरा रहा है लेकिन वो कहलाएगा क्या, अशांति। दोहराए चाहे ना दोहराए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अशांत। और शांत का मतलब क्या होगा, जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक, अभी जो बताया गया था उस चीज़ को समझो अपना। शांत का मतलब क्या है, जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अशांत का मतलब क्या है, पूरा पूरा विभाजित ना हो। शांत वाली जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या कहलाएंगी, परिमेय। अशांत में भी दो कंडीशन, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वो आवर्ती है, 1/3 क्या है, वो अशांत आवर्ती है। और यहाँ पर जो है जैसे पॉइंट अभी 10 लिखा गया था, 10 फिर 100 लिख दिया गया था, फिर इस तरीके से डॉट डॉट चलता रहता था। ये क्या है, ये अनावर्ती है। तो अनावर्ती जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। और जो आवर्ती जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, परिमेय। ठीक, और कुल मिलाकर के परिमेय हो चाहे अपरिमेय सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं तो सभी होती हैं, वो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। लेकिन जो है यानी नीचे से अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं अपरिमेय और परिमेय मिलाकर के बनती हैं। अपरिमेय कौन सी होंगी, जो अशांत और आवर्ती होंगी। ठीक, जो अशांत और आवर्ती होंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। जैसे पहला क्या है, निम्न में अपरिमेय संख्या है, कौन है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका पूरा पूरा मान निश्चित ना हो, यानी कि जब मान निकालो तो क्या हो जाए, अशांत अनावर्ती निकले। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं अगर 25 का मान निकाला जाए √25 से तो 5 निकल आया। अब 5 क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक जितनी भी होती हैं सही परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बटे में कुछ लिख लो एक, वो परिमेय हो गया। परिमेय को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से 81, इसको भी हम 9 लिख सकते हैं। और 5/3 तो हमारा परिमेय मतलब भिन्न के रूप में लिखे हुआ है। तो कौन सा नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। अब इसमें 5 तो है, ठीक, 5 तो परिमेय है, लेकिन √2 साथ में जुड़ा हुआ है। तो परिमेय और अपरिमेय अगर जुड़ जाता है तो वो अपरिमेय ही माना जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कोई भी परिमेय संख्या, जैसे अभी हमने क्या बताया, 5 लिख लिया। 5 क्या है, ये परिमेय है। 5 क्या है, ये परिमेय है। परिमेय में एक अपरिमेय हमने जोड़ दिया, यानी √2 जोड़ दिया। तो परिमेय और अपरिमेय ये अगर दोनों जुड़ गए, ठीक, परिमेय और अपरिमेय अगर ये दोनों जुड़ गए तो ये क्या जाएगा, आपका अपरिमेय ही हो जाएगा। अब जोड़ो चाहे घटाओ बात एक ही होती। यानी अगर हम एक अपरिमेय और एक परिमेय दोनों जोड़ते हैं तो उत्तर हमको क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर कभी मान लो एक परिमेय और एक अपरिमेय की गुणा कर दें, ठीक, गुणा कर दें, जैसे एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, यानी कि अगर हम एक 2 ले लें और एक 3 ले लें, इसकी गुणा कर देते हैं। ठीक, ठीक, दो हमारा क्या है, परिमेय, और √3 क्या है, अपरिमेय। परिमेय और परिमेय की गुणनफल कर दें या भागफल कर दें, तो गुणा और या भाग परिमेय और परिमेय का वो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक, जैसे मान लो भाग करने का मतलब क्या है, जैसे 2/√3 लिख दो या √4 लिख लो, ये भी क्या है, अपरिमेय। यानी एक अगर हम परिमेय संख्या ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम उनकी चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, क्या आएगा, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझ लेनी है कि अगर हम परिमेय की गुणा जो है, परिमेय और परिमेय की अगर गुणा करें तो परिमेय ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक, लेकिन अगर एक मान लो क्या हो, अपरिमेय हो, दूसरी भी क्या हो, मान लो एक अपरिमेय हो और अगली भी क्या हो, अपरिमेय हो। अब ये क्या रहेगा, जैसे अपरिमेय और अपरिमेय गुणा कर दो, यानी अपरिमेय का मतलब क्या हो गया, अपरिमेय का मतलब हो गया जैसे अगर √3 ले लिया और एक √2 ले लिया
तो क्या गुणा आ जाएगी, तो √3 √2 गुणा आएगी हमारी √6, जो कि क्या है, ये अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय है। तो क्या √3 और √2 ले लिया तो एक √6 आया, तो अपरिमेय कह दिया, यानी कि मतलब क्या हो गया, अपरिमेय। अपरिमेय की गुणा कर दो तो क्या आएगा, अपरिमेय। जबकि अगर हम √3 और √2 ले लें, ये भी तो हमारी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं तो 2 ऐसे ही रहेगा, √√की गुणा करोगे तो √9 हो जाएगा, और जिससे 2 √9 का मान 3 यानी कि 6 हो जाएगा, जो कि क्या हो गया, परिमेय हो गया। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर किसी भी स्थिति में, यानी कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अपरिमेय और अपरिमेय की जो गुणा कराएंगे तो कभी वो अपरिमेय आएगी और कभी क्या आएगी, परिमेय आएगी। यानी यहाँ पर अगर विकल्प आता है अपरिमेय अपरिमेय की गुणा कराएंगे तो सदैव क्या होगा, या तो कभी वो अपरिमेय होगी कभी वो परिमेय होगी, तो अपरिमेय अपरिमेय दोनों हो सकती। तो अगर विकल्प आएगा कभी परिमेय या कभी अपरिमेय तो उस पर टिक करोगे, ना तो खाली परिमेय पर टिक करोगे, ना ही खाली अपरिमेय पर टिक करोगे। ठीक है, और बाकी तो हमने बता दिया, अगर परिमेय और अपरिमेय की गुणा करते हो तो सदैव क्या रहता है, अपरिमेय रहता है। ठीक, यहाँ पर अगला विकल्प हमारा 2 है। 2 में देखो अपरिमेय संख्या कौन है, तो आपको बताया गया था 22/7 तो भिन्न के रूप में है, ये भी परिमेय है, और ये तो पूरा पूरा लिखा ही हुआ मान है, और यहाँ पे √16 का मान आ जाएगा पूरा, तो इसमें भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाली जो संख्या है पाई एक सिंबल है, इसलिए वो क्या हो गई, अपरिमेय। तो पहले का हमारा बी वाला सही हो गया, दूसरे का भी बी वाला सही हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कैसा रहता है। ठीक है, यानी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कैसा रहता है, तो हमने क्या बताया था, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कैसा रहता है, शून्योत्तर। शून्योत्तर का मतलब क्या होता है, यानी जिसका मान शून्य ना हो। ठीक, तो कैसा ले आ सकता है, तो यह लिखा क्या है, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकती है, यानी ये वाला सही हो जाएगा। अभी जो बताया गया था ना, अभी इसमें सब बताया गया, तो इसको समझो। अब आगे चलते हैं 4 नंबर में, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होती है। इसे एक अगर परिमेय संख्या लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 2/3, तो इसके समतुल्य यानी इसके बराबर और कितनी हो सकती है, तो उसमें क्या है, इसको हम अभी जो है ऊपर 2 से 3 से कर लो, नीचे कर लो 3 से मल्टीप्लाई, यानी 6/9 हो गया। तो ये इसके क्या हो गई, समतुल्य परिमेय संख्या। अभी हम इसको और अगर गुणा कर दें, तो मान लो 2 से कर लें, इसको 2 से कर लें, क्योंकि नियम ये आंसर में दोनों बराबर गुणा की जाती है ना। तो 6 दूना 12 और 9 दूना 18। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या के, ठीक, एक परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी हो सकती हैं, अपरिभाषित, यानी कि पता नहीं कितनी हो सकती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, क्या है, परिमेय संख्या P/Q शांत है या अशांत है। शांत का मतलब वही हमने बताया था, पूरा पूरा जो कट जाए वो शांत होता है, और जो ना कटे वो क्या होता है, अशांत होता है। इसके लिए क्या होता है, Q के अभाज्य गुणनखंड करे जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि ऐसे गुणनखंड जो दोबारा उनको ना और कोई संख्या काट सके, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर Q के गुणनखंड अभाज्य 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हैं, तो उस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत। आइए चलते देखते हैं आगे क्या है। जैसे आपका पहला वाला लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 23 यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर केवल 2 से, ठीक, केवल 2 से अगर किसी भी संख्या को भाग करो तो पूरा पूरा कटेगा जरूर। केवल 5 से अगर किसी भी संख्या से भाग करो तो भी वो पूरा पूरा कटेगा जरूर। अगर हम 5 और 2 दोनों से गुणा कर दें, यानी 10 बन जाता है, तब भी पूरा पूरा कटेगा। यानी कभी भी किसी भी संख्या को पूरा पूरा कटने के लिए 2 और 5, या तो केवल 2 हो या केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, यानी कि 10 हो। बस पूरा पूरा कटने के लिए यही आवश्यक होता है। और अगर अपान में कोई भी चीज़ है तो पूरा पूरा संख्या वो
नहीं विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा नियम क्या था कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर n। तो यहाँ पर ये हमारा जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का है। तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार इसका क्या रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है। अब अगर किसी गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड में फालतू चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर 23 बटा ये आपका 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 था, साथ में यहाँ पर 3 7 कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाता तो ये संख्या अशांत हो जाती। ये क्या हो जाती है इस कंडीशन में, अशांत। लेकिन देख लिया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि इस वाली संख्या से ऊपर अंश कट रहा, काट लीजिए। कटने के बाद अगर हर में अगर किसी भी स्थिति में अगर 2 की पावर और 5 की पावर के अतिरिक्त अगर संख्याएं बचती हैं तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और नहीं बचती हैं तो शांत हो जाएगा। जैसे अगला हमारा देख दो 6 नंबर क्या है, ये लिखा है हमारा 14, जैसे ऊपर लिखा है आपका 14,587 और नीचे कितना लिखा है 1250। तो हमें यहाँ पर अंश से कोई मतलब ही नहीं है, हमको क्या देखना है, हर देखना है। हर अगर हमें क्या देखना है हमें कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, और साथ में ये भी कह रहा है किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा, मतलब कितने दशमलव, किन दशमलव स्थान का मतलब क्या है यहाँ पर कितने दशमलव स्थान के बाद ये भाग इसकी समाप्त होगी। तो 1 के बाद समाप्त होगी, 2 3 4। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1250 के क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1250 के गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 आया है, बाकी सब हमारे पास 5 आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यानी इसका जो गुणनखंड, इसका हर जो आया है, यानी हर के जो गुणनखंड हुए हैं, हर के गुणनखंड में कैसा आया है, हर का गुणनखंड 2 की पावर 1 आ गया और 5 की पावर 4 आ गया। ठीक है। तो ये जो है वो हमारा जो है अभी क्या बताया गया था, जिसका यानी कि शांत दशमलव के लिए हर का गुणनखंड 2 की पावर और 5 की पावर में होना चाहिए। तो ऐसा है, तो इसका मतलब ये शांत तो है। ठीक, शांत तो है, लेकिन जब भाग करेंगे तो कितने दशमलव बाद शांत होगा, यानी जब भाग करेंगे तो कितने पॉइंट लगाने के बाद तो भाग होगी ही, खैर जो है ऐसे तो कट नहीं जाएगी, लेकिन पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार कितने अंकों बाद शांत होगा। तो क्या है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको जो है 2 की पावर 1 देखते हैं, ये 5, दोनों की पावर देखते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा हो। ठीक, किसकी पावर ज़्यादा है, 5 की पावर ज़्यादा है, तो जिसकी पावर ज़्यादा है ज़्यादा के बराबर रहेगा, यानी कि 5 की पावर ज़्यादा है तो यानी कि 4 दशमलव स्थान बाद शांत होगा। ठीक है। जैसे ये जो हमने लिखा है 14,587, इसको अगर हम 1250 से भाग करें, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 11.6696। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दशमलव के बाद कितने अंक आ गए, 4, यानी शांत हो गया। ठीक, दशमलव के बाद कितने अंक आ गए, शांत, यानी कि दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। तो कितने अंकों बाद हुआ शांत, 4 अंकों बाद। इस तरीके से बिना भाग किए हम लोग अगर उसके हर के फैक्टर कर लेंगे, और हर के फैक्टर करने के बाद अगर उसका फैक्टर 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में है और फालतू नहीं, तो वो शांत है। और 2 और 5 में जिसकी घात ज़्यादा होगी उतने अंकों बाद शांत होगा, यानी यहाँ पर 5 की पावर 4 ज़्यादा थी, इसलिए 4 अंकों बाद शांत होगा। आगे चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, तो समपूर्णांक जो होता है वो 2m प्लस m के रूप का होता है। यानी किसी भी संख्या, अब क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि अगर m के स्थान पर 1 रख दो, तो जैसे 1 रख दिया मान लो, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यानी यहाँ पर गलत बोल दिया है हमने, 2m होगा। किसी भी संख्या का अगर हम दुगना करते हैं, गलती से हो गया था, किसी भी संख्या का क्या करते हैं, दुगना करते हैं, तो वो सम हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का क्या करते हैं, दुगना, तो वो संख्या क्या हो जाती है, सम। यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। अगर दुगने में ही जैसे 1 जोड़ दें, ठीक, दुगने में अगर जोड़ दें तो क्या हो जाती है, फिर विषम पूर्णांक हो जाता है। ठीक, ये क्या हो जाता है, विषम। और यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन सेम उतर गए हैं, कोई बातें नहीं। ठीक, अगला आपका क्या है, अगला विषम लिखा है तो बस 2q + 1 के रूप में लिख देना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा है हमारे पास क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई भी संख्या यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को, अभाज्य नहीं, जो भाज्य हो सके, भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य। तो जो संख्या भाज्य होती है उसके गुणनखंड करें, वो भी कैसे? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दें। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यही नियम यानी कि है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अगर हम देखा जाए तो ये यूक्लिड की एक पुस्तक है, ठीक है, यूक्लिड की पुस्तक जिसके बारे में आप लोगों ने खूब कक्षाओं में पढ़ा था। कौन सी पुस्तक है? एलिमेंट्स। ठीक, कौन सी पुस्तक है? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स नाम से पुस्तक है यूक्लिड की, उसमें इस चीज़ की चर्चा हुई है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। तो कभी कभी विकल्प में आया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहाँ से ली गई है, तो क्या बताओगे? यूक्लिड की पुस्तक कौन सी है? एलिमेंट, उनसे ली गई है। अब कौन सा साध्य है? तो साध्य उसका है 14 है, ठीक है। बस और तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आपका काफ़ी है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है हमको, तो इसमें 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे? तो अब 140 के आप क्या करोगे? गुणनखंड आप जानते हो, अभाज्य इसलिए कहा गया है कि अभी जैसे ये संख्या 10 से भी कट सकती है, लेकिन हम 10 से नहीं काटेंगे। 10 तो हमारा भाज्य है, अभाज्य काटना है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मानी जाती है? 2। 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। बाकी 3 भी हो गई, आगे 5 हो गई, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। कभी कभी पेपर में आता है समअभाज्य संख्या, सम भी हो प्लस अभाज्य भी हो। तो ऐसी संख्या सिर्फ 1 2 ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आप टिक लगाओगे किस पर? 2 पर लगाओगे। चलो यहाँ पर आते हैं, 2 से जब इसको भाग करते हैं, 2 सते 14, फिर से इसको 2 से भाग करते हैं तो आएगा हमारा 35, फिर 5 सते 35, यानी यहाँ पर हम देखते हैं 2 आया है हमारा 2 बार और 1 आया है 5, 1 आया है हमारा 7। तो 2 की पावर 2, 5 और 7, 2 की पावर 2, 5 और 7 इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब यही हमारे क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हमने क्रम से नहीं लिखा है, आवश्यक नहीं होता है क्रम से लिखना, लेकिन ये है लिखो अवश्य क्रम से, लेकिन आवश्यक नहीं, जैसे क्रम से नहीं है तब भी वो है, ठीक। इस तरीके से अगला 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे आपको खुद से जान लेना है। आगे यहाँ पर क्या है, 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंडों में उनकी घातों का योग कितना होगा? घातों का योग का मतलब क्या हो गया? जैसे अभी हमने यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड करे तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 1, यहाँ पर कितनी है? 1। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि घातों का योग बताओ, तो 2 की पावर आई है 2, तो हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 5 की पावर आई है 1, तो 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर 7 की पावर आई है 1, तो 1 लिख लेंगे। तो इस तरीके से सबकी पावर मिला के कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ पर घातों का योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो किसी की घातों का अगर योग करना है तो हम पहले उसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड की पावर्स होंगी वही क्या कहलाती? अभाज्य गुणनखंड। तो इसका आप स्वयं से सोचेंगे कितना होगा, ठीक है। आगे आता है हमारा महत्तम समापवर्तक, ठीक। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? तो HCF यही है, बड़ी से बड़ी, जिस सवाल में लिखा हो बड़ी से बड़ी समझ लो, उसमें क्या ज्ञात करना है हमको? महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हों और उसमें क्या करते हैं? उसके गुणनखंड करते हैं। फिर उस गुणनखंड में जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का जो सबसे छोटी घात यानी कि कॉमन फैक्टर होता है उसी को क्या कहते हैं? हम मासा कहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। यानी जैसे हमारे यहाँ पर लिखा है 182 लिखा है और क्या लिखा है? 78 लिखा है। यानी ऐसी कौन संख्या है यहाँ पर? जैसे 13 लिखा है, 26 लिखा है, 28 लिखा है, 39 लिखा है। हो सकता है शायद ये 13 से भी कटते हों दोनों, 26 से भी दोनों कटते हों, किसी से भी कटते हों, लेकिन इन सभी में जो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, वो इसका क्या होगा? मास है। जैसे यहाँ पर लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या,
ठीक है। तो बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है, ऐसा होता है जैसे अभी हम यहाँ पर मान लो हम 5 लिख दें, 10 लिख दें, 15 लिख दें, ठीक। तो ऐसी कौन संख्या है जो इन सबको काटे, या हम इनके चेंज में अब दूसरी संख्या लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 10, 20, 30, मान लो ये संख्याएं हमने लिख दी, ठीक। अब इन 10 को और 20 को और 30 को, इन सबको कौन संख्या काटती है, तो इन सबको 2 भी काट सकती है, इन सबको 5 भी काट सकता है, इन सबको 10 भी काट सकता है, ठीक। और ऐसी इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो हम देखते हैं विभाजित तो 2 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है, 10 से भी हो रही है। और जबकि मासा की परिभाषा क्या है महत्तम समावर्तक की, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं में से पूरा क्या हो, विभाजित कर दे। तो पूरा विभाजित हमारी 2 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है, 10 से भी हो रही है, तो कौन सी मानी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें बड़ी कौन सी है, बड़ी 10 है। तो यानी मासा कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। यानी जो भी विभाजित करने वाली संख्या है वो बड़ी भी हो और विभाजित भी करती हो। विभाजित तो 2 भी कर रहा है, विभाजित 5 भी कर रहा है, विभाजित 10 भी कर रहा है, लेकिन जो बड़ा भी हो और विभाजित भी करे वही क्या कहलाता है, मासा। तो इस तरीके से इनका मासा कितना हो जाएगा, 10। और इसी की बात अगर हम लासा की यहीं पर कर लेते हैं, तो लासा की जो परिभाषा होती है उसमें छोटी छोटी कहलाता है, ठीक है। चलो लासा आगे बता देंगे अभी। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पर, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक तो तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड से। 182 लिख लिया आपने, 78 लिख लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर 182 गुणनखंड करते हैं तो आपके गुणनखंड बनते हैं आपके 2, 7 और 13। जबकि 78 गुणनखंड कर देते हैं तो 2, 3 और 13 इतना आया। अब इसमें देखते हैं एचसीएफ की बात अगर आती है तो इसमें हम देखते हैं कॉमन कौन है। तो हमारा कॉमन इसमें बड़े से बड़ा कौन, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। तो यानी 2 भी लिख लिया और 13 भी लिख लिया, तो कितना हो गया, 26, ठीक। तो एचसीएफ का मतलब होता है जितने भी होंगे उनके सबके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो 26 यहाँ यानी इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या ए है, कोई बी है, और ए को हमने इस तरीके से लिख दिया है, बी को इस तरीके से लिख दिया है। तो इसमें इसका एचसीएफ कितना होगा, ए बी का एचसीएफ कितना होगा। तो अभी आपने परिभाषा में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड को सबसे छोटी जो घात होती है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर छोटी घात कौन है, तो x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो यानी कि जब कोई ना लगा हो तो 1 ही माना जाता है। तो यानी 3 और 1 में छोटी x की पावर 1 हुई। इस तरीके से y में कौन सी छोटी हुई, 2 हुई। तो XY² कहीं पर लिखा है हमारे पास, ये लिखा हो, तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ ऐसा हो जाएगा इतना, ठीक। अभी आगे आपको और भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लेकिन आज का वीडियो लंबा काफ़ी हो गया है, इसलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। और इसके आगे अगला पार्ट आप कल पाओगे, और उसमें भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स, जैसे बड़ी से बड़ी मासा क्या होगा इनका, इस तरीके से। तो मासा और लासा की ट्रिक के साथ आप आंसर जानोगे। इसके लिए आपको कल तक वेट करना होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।